लास्ट क्लास में हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेजेस डिस्कस कर रहे थे कि कॉस्ट अगर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनानी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बनाना है तो पहले जितने भी फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंसेस होंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का पहला था एलोकेशन स्टेज। एलोकेशन स्टेज में हम अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। जो खर्चा पर्टिकुलरली किसी डिपार्टमेंट ने इंकर किया है, खा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सर्विस डिपार्टमेंट हो, उसको बोलेंगे भाई पकड़। दूसरा, वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में जनरली इंकर हुए हैं, जिसको डायरेक्टली किसी भी डिपार्टमेंट, खा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सर्विस डिपार्टमेंट हो, को ट्रेस नहीं किया जा सकता। जनरली इंकर्ड ओवरहेड्स को हम डिवाइड तो करेंगे, लेकिन उस स्टेज को हम नाम क्या देते हैं? अपोर्शनमेंट। अपोर्शन डच सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम पे की जाए जरूरी नहीं है, सही है। हम रखेंगे हमेशा ऑन अ सूटेबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। जो भी आपको बेसिस सूटेबल लगेगा हम उसके बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपना खर्चा देंगे और सर्विस डिपार्टमेंट्स को अपना खर्चा दे देंगे। देन सर्विस डिपार्टमेंट्स कहेंगे कि भाई हमारा खर्चा आप यूनिट को चार्ज करेंगे कैसे? हमारे यहां से तो यूनिट गुजरता ही नहीं है कि मैं उसको भी अपना ब्रोशर थमाता जाऊं कि भाई ये भी पकड़ता जा, यहां से तो गुजरेगा ही नहीं। तो हमने रीअपोर्शनमेंट स्टेज की नंबर 3, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा उठा के हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे दिया। अगर कंपनी डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट्स या डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स रखती है तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाएगा। गुजरने वाला यूनिट जितना टाइम स्टे करेगा उतना उतना खर्चा बेयर करता जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एक हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट वाज स्वेटथॉन सॉर्ट ऑफ समथिंग। एट द बैक ऑफ दिस इट्स सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म says Sandstorm is a jobbing engineering concern which has 3 production departments. कौन से? Forming, machining and assembly, and 2 service departments. कौन से? Maintenance and general. The following analysis of overhead costs has been made for the year just ended. ये actual है, for the year just ended. It is not for the upcoming year. So these are not budgeted, but these are actual. Actually जिस भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना खर्चा आएगा उसको हम एब्जॉर्ब से कंपेयर करेंगे एंड विल बी फाइंडिंग आउट द डिफरेंस एज अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब। डिपार्टमेंट्स हैं 5। फॉर्मिंग, नेक्स्ट इज मशीनिंग, देन इज assembly, then maintenance, and general. इसमें से पहले 3 डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन है और बाद के 3 सर्विस है। बेसिस रखेंगे और टोटल कॉस्ट रखेंगे। The following analysis of overhead costs has been made for the year just ended. Rent and rates. क्या ये किसी डिपार्टमेंट के साथ लिखा हुआ है rent and rates? No. So this is supposed to be apportioned. Yes, this is general, and this is supposed to be apportioned. Power की cost क्या डिपार्टमेंट के नाम के साथ लिखी हुई है? नो, दिस इज सपोज टू बी अपोर्शन्ड। सेम गोज विद लाइट एंड हीट। बेयर इन माइंड दिस लाइट इज नॉट दिस लाइट, पाकिस्तानी बिजली। लाइटनिंग चाहिए, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा हमें लाइटनिंग इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। 5000, दिस इज ऑल्सो जनरल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल खर्चा है 3200, लेकिन ये फॉर्मिंग का कितना, मशीन्स का कितना, असेंबली का कितना, मेंटेनेंस का कितना, जनरल का कितना, इसने पहले ही
बताया हुआ है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एलोकेटेड. तो पहली स्टेज हम फॉलो करते हैं एलोकेशन की, और एलोकेशन में पहला खर्चा गिवन है जो कि ऑलरेडी एलोकेटेड है, दैट इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एंड दिस इज ऑलरेडी एलोकेटेड. फॉर्मिंग को कितना दिया हुआ है? ठीक है, 300, 200 and 100. Okay, bit mistake. This total कितना है? 3200. And this is for repairs and maintenance. Next comes departmental expenses. ये खर्चे भी हर डिपार्टमेंट के नाम के साथ लिखे हुए हैं. कैन यू शेयर प्लीज? डिपार्टमेंटल टोटल अमाउंट कितना है? 7300. And these are also allocated. Forming 1500, 2300, 1100, 900 and 1500. Next is depreciation of plant, depreciation of fixtures and fittings. General, इसको आपने किसी suitable basis पे अपोर्शन करना है. Insurance plant की है and insurance building की है. Then is indirect labor. How much is this? 15,500, and this is also allocated as 3,000, 5,000, 1,500, 4,000 and 2,000. क्या कोई इसके अलावा ऐसा खर्चा है जो एलोकेटेड हो? नो. अच्छा, उसके अलावा हमें डेटा गिवन है. डेटा क्या गिवन है? फ्लोर एरिया दैट इज मेजर्ड इन स्क्वायर फीट. पूरी फैक्ट्री कितने स्क्वायर फीट पे बनी हुई है? 10,000 स्क्वायर फीट पे, जिसमें से फॉर्मिंग बना हुआ है 2,000 स्क्वायर फीट, 4,000 पे मशीन्स, 3,000 पे असेंबली, 500 पे मेंटेनेंस एंड 500 पे जनरल. ठीक है. प्लांट वैल्यू गिवन है $1,00,000 की, उसकी भी एलोकेशन गिवन है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्लांट है. फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 5,000, ये गिवन है कि किसके पास कितना है. इफेक्टिव हॉर्स पावर HP, टोटल 150 हॉर्स पावर का लोड है हमारे पास, जो कि 40, 90, 15 एंड 5 है. सही है. हॉर्स पावर इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. मशीन्स को जिस तरह हम कहते हैं या एम्पियर में काउंट करते हैं या वॉट्स में काउंट करते हैं, या कुछ इक्विपमेंट्स को हॉर्स पावर के हिसाब से काउंट किया जाता है. डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर, व्हाट इज दिस? दिस कुड बी मटेरियल कॉस्ट, दिस कुड बी लेबर कॉस्ट. लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, वो हमारे ओवरहेड्स का हिस्सा नहीं बनेगी. सही है. यहां जो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें जो हमारी फैक्ट्री के फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, उनको यूनिट कॉस्ट में भेजने का तरीका निकालना है, हल निकालना है. ठीक है. जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स है, वो तो सीधा सीधा यूनिट की कॉस्ट में चले जाएंगे, उसको यहां आने की जरूरत ही नहीं है. तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे. लेबर आवर्स वर्क्ड, तो फैक्ट्री में 55,100 लेबर आवर्स का वर्क है, एंड मशीन आवर्स 35,600 का है.
अच्छा, यहां तक इट्स योर कॉल। मुझे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से? रेंट एंड रेट्स, पावर, लाइट एंड हीट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग्स। टोटल कितने हो गए? 7। इसको आपको जो भी बेसिस सूटेबल लगता है यूज दैट और मुझे अपोर्शन करके दो। कोई भी वजह समझने में मुश्किल हो रही है? ठीक है, कोई इशू नहीं। अभी मैं फॉलो कर रहा हूं, नहीं समझ में फौरन से मुझसे पूछ लेना, ऐसे जाने नहीं दो कि बाद में पूछ लूंगा, ऐसा नहीं है। अभी पूछ लो आराम से। ओके, सो द नेक्स्ट एक्सपेंस इज रेंट एंड रेट्स दैट हैज नॉट बीन एलोकेटेड। वील हैव टू जस्टिफाई कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना खर्चा जाना चाहिए। रेंट एंड रेट्स, टोटल कितना है फैक्ट्री का रेंट? 8,000. What do you believe is suitable basis to divide these overheads square feet? सही है? एरिया, जो डिपार्टमेंट जितने एरिया में फैला हुआ होगा वो उतना ज्यादा कॉस्ट बेयर करेगा। ठीक है, आपका पूरी फैक्ट्री कितने स्क्वायर फीट पे बनी हुई है? 10,000। रेंट इज 8,000 डिवाइडेड बाय पूरी फैक्ट्री बनी हुई है 10,000 स्क्वायर फीट पे, सो इट्स $0.8 पर स्क्वायर फीट, जिसमें से फॉर्मिंग ने कितना एरिया घेरा हुआ है? 2,000। और हम कहेंगे कि हर स्क्वायर फीट का किराया 80 पैसा है। अगर 80 पैसा हर एक स्क्वायर फीट का किराया है तो 2,000 स्क्वायर फीट का किराया कितना होगा? 1,600। तो 8,000 के किराए में से 1,600 का रेंट हम चार्ज करेंगे फॉर्मिंग को। मशीनिंग ने घेरा हुआ है 4,000 स्क्वायर फीट, तो हो गया 3,200। असेंबली ने घेरा है 3,000, 2,400। मेंटेनेंस 500 स्क्वायर फीट, यानी $400 का खर्चा। ये हो गया तकसीम। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो ऑफकोर्स 10,000 ही आएगा, सॉरी 8,000 ही आएगा। नेक्स्ट इज पावर। पावर की कॉस्ट कितनी है? 750. What do you believe is suitable basis to apportion the cost of power? Its effective horsepower. Horsepower से समझे कि हम घर में जो मोटर भी लगाते हैं ना पानी का, तो वो भी पूछा जाता है कितने हॉर्स पावर का है। तो नॉर्मली किसी भी अप्लायंस का लोड जब पूछा जाता है कि ये लोड कितना लेगा, तो उसको या तो एम्पियर्स पूछे जाते हैं कि कितने एम्पियर्स का है, या फिर कितने वॉट का है, या फिर उसका कितना हॉर्स पावर है। तो जो हैवी मशीनरी होती है उसको नॉर्मली हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है। टोटल जो आपके फैक्ट्री में लोड है वो 150 हॉर्स पावर का है। बिल कितना है पावर का? 750। और पूरी फैक्ट्री में हॉर्स पावर कितना है? तो पर हॉर्स पावर कितना आ रहा है? 5। सो इट्स $5 पर इफेक्टिव हॉर्स पावर, जिसमें से फॉर्मिंग में हॉर्स पावर कितना है? 40। सो इट्स 5 into 40, 200 fair. नेक्स्ट इज 90 हॉर्स पावर मशीनिंग, क्योंकि ज्यादा मशीन्स का काम है, 450. नेक्स्ट इज 15 हॉर्स पावर 75 and 5 only, so 25. और जनरल में कोई हैवी मशीन्स नहीं है।
Next, light and heat. I have been repeating, this is not the power. Total खर्चा है 5,000 का. And what do you believe is suitable basis? Area. जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा हमें लाइटनिंग करनी पड़ेगी. Area. So this would be $5,000 divided by 10,000 square feet. 0.5 per square feet. कॉस्ट किसकी है? हीट एंड लाइट. 0.5 and the forming has occupied 2,000 square feet. तो 50 पैसे के हिसाब से 1000. नेक्स्ट 2000, 2000, 1500, 250. रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो एलोकेटेड था, उसको तकसीम करने के लिए कुछ हिम्मत करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, देन कम्स डेप्रिसिएशन, and the depreciation is of plant first. So we can say this is plant depreciation. है कितनी? 10,000. Suitable basis क्या लगता है? Plant value. So the depreciation is 10,000 और पूरी फैक्ट्री में जो प्लांट रखे हुए हैं उनकी वर्थ है 1 लाख. दोनों डॉलर्स में है तो वीकेंस है, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10% बन जाएगा. 0.1. यस, मेक सेंस. तो 10% ऑफ प्लांट वैल्यू. फॉर्मिंग के अंदर कितने वैल्यू के प्लांट्स हैं? 25,000. तो उसको मिलेगा 10%, 2500. मशीन्स में ज्यादा प्लांट है, डिपार्टमेंट का नाम ही मशीन्स है. 6,000, 750 एंड 750. डन. जनरल में प्लांट नहीं है. ओके, उसके अलावा कॉस्ट है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन. इट इज डेप्रिसिएशन लेकिन फॉर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितनी है? 250. बेसिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की वैल्यू जो कि 5,000 है, तो परसेंटेज में निकालें तो कितना बनेगा? 5%. 0.05. यस, 0.05 इज 5% ऑफ वैल्यू, बुक वैल्यू. फॉर्मिंग में कितने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं? 1000 का 5%, 50. नेक्स्ट 25. नेक्स्ट 100. नेक्स्ट 15, 50 and 25. सही है. सो द वैल्यू वॉज 250 fixtures and fittings value. Next is insurance, but insurance is of plant. कितनी है? 2000. सही है. किस बेसिस पे करेंगे? प्लांट वैल्यू. So it's 2000 divided by plant value is 100,000, 1 lakh. Multiply by 100. So it is, the premium is 2% of value. फॉर्मिंग में कितनी मशीन है? 25,000 का 2% 500. ठीक है. नेक्स्ट 1200, 150, again 150.
easy. The last one is insurance of buildings. Basis फ्लोर एरिया, बिकॉज बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, जितना ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा हम उसकी इंश्योरेंस पे करेंगे. अगर बिल्डिंग की वैल्यू भी गिवन होती, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गिवन होती तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा वैल्यू पे किया जाता है. जितनी महंगी चीज उतना महंगा उसका प्रीमियम बनता है. लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं गिवन है, ऑफ कोर्स हम भी किराएदार हैं, तो हम इसको स्क्वायर फीट में लेके आ रहे हैं. अमाउंट कितना है? 500. सुटेबल बेसिस एरिया. सो हाउ वुड यू बी डिवाइडिंग दिस? 500 डिवाइडिंग बाय 10,000, तो दैट विल बी 0.05 पर स्क्वायर फीट. ऐसा ही ना? सही है. मल्टीप्लाई करते जाए. 100, 200, 150, 25, 25. Are we done with dividing all available costs? अब हम इनको करते हैं टोटल. रैंडमली कोई किसी को करे, कोई किसी को टोटल करे. फॉर्मिंग का 11,250. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एंड द टोटल इज 52,500. We can observe कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी खर्चा आ गया एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी खर्चा आ गया. लेकिन कोई भी प्रोडक्ट का यूनिट बनते हुए सर्विस डिपार्टमेंट का मुंह नहीं देखेगा. तो सर्विस डिपार्टमेंट पे खर्चा करने की आखिर वजह क्या है? क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करता है, सर्विसेज देता है. अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हुआ तो जो मशीन्स खराब हो जाएंगी, फिर फैक्ट्री रुक जाएगी. ठीक है, तो सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन में हाथ तो नहीं डालते, लेकिन फैसिलिटेट करते हैं. लेकिन अब खर्चा इनके ऊपर आ गया है 6750, 4300. ये खर्चा ये तो नहीं भर सकते, तो कौन भरेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. फ्लिप करें पेज को. यू कैन ऑब्जर्व it says service department costs are apportioned as follows. परसेंटेज को समझते हैं. मेंटेनेंस कॉस्ट का, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 20% खर्चा जाएगा फॉर्मिंग के पास, 50% खर्चा जाएगा मशीनिंग के पास, 20% खर्चा जाएगा असेंबली के पास, और 10% खर्चा जाएगा जनरल के पास. लेकिन जनरल तो सर्विस है, कोई मसला नहीं है. सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज ले रहा है. फिर हम आते हैं जनरल के पास. तो जनरल डिपार्टमेंट का 20% खर्चा कौन भरेगा? फॉर्मिंग, 60% मशीन्स, 10% असेंबली, फिर 10% मेंटेनेंस. अब ये तो मसला हल ही नहीं होके देगा. सही है, पहले खर्चा उसके पास जाएगा, फिर खर्चा उसके पास आएगा. तो हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक मेथड मैंने आपको क्या बताया था? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे. यू कैन ऑब्जर्व कि जो फिगर्स हैं वो कितने में है? 1000 फिगर्स में है. एक स्टेप आगे जाएंगे शायद हंड्रेड्स में आ जाए, अगला स्टेप जाएंगे शायद टेंस में आ जाए. अगर ये टेंस में 2 डिजिट्स पे आ जाती हैं तो हम इसको राउंड अप कर देंगे. कैसे करेंगे वो एक नजर देख लेते हैं. तो पहले हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. और एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स इसी को एग्जामिन किया गया है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को. आप दोनों में से कोई भी डिपार्टमेंट पहले उठा लेते हैं, लेकिन अब की स्टेज क्या है? रीअपोर्शनमेंट. रीअपोर्शनमेंट डज नॉट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर फर्दर कॉस्ट, बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स.
पहले आप लेट्स से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रीअपोर्शनमेंट करते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट परसेंटेज हमें गिवन है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा है 6750। इसमें से कितना परसेंट मेंटेनेंस के पास जाएगा, सॉरी फॉर्मिंग के पास जाएगा? 6750 का 20%, 1350। मैंने फॉर्मिंग को दे दिया 1350, ठीक है। 50% खर्चा है मशीन्स के पास, तो 6750 का 50%, यस 3375, और 20% जाएगा असेंबली के पास 1350, और 10% जाएगा जनरल के पास 675। मशीन से खर्चा उठा के हमने बाकियों को दे दिया। यूं हुआ कि जनरल डिपार्टमेंट का खर्चा बढ़ गया। पहले ही 4300 तो था, अब हो गया 4975, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के हाथ खाली हो गए। अब दूसरी बार ये अपोर्शनमेंट करते हैं। अगला हमारा डिपार्टमेंट है जनरल। जनरल का खर्चा जो कि 4975 है, इसका 20% कौन भरेगा? फॉर्मिंग 860, ठीक लिखा? 995। सही है। बेयर इन माइंड कि 4200 का 20% नहीं है, बल्कि 4975 का 20% है। सही हो गया। 60% ऑफ दिस 4975 2985, 400 सही है। सो 497.5। आफ्टर दिस जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमने खाली किया था वो दोबारा भर गया। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा फिर हम चार्ज करेंगे डिपार्टमेंट्स को। लेकिन ये आप जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले कहानी 6750 यानी 1000 फिगर्स में थी, अब कहानी हंड्रेड्स में है। एक स्टेप और आगे चलेंगे तो टेंस में आएगी, उसको हम वहां से राउंड अप मार देंगे। एक स्टेप आगे चलते हैं, रिपीट करते हैं मेंटेनेंस को। कवर हो रहा है। मेंटेनेंस 20% जाएगा फॉर्मिंग के पास, लेकिन अब के पास 20% जाएगा 497.5 का, या इसको 498 भी कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। 497.5 का 20% 99.5। मशीनिंग यानी 50% ऑफ दिस 497.5 का 50% 248.75 and 20% again 99.5 and then there is 10% 49.75। अब हम देख सकते हैं कहानी 50s में आ गई, 10s में आ गई। मजीद चलेंगे तो जाके शायद एक एक डिजिट की कहानी जाके बैठेगी। हम एक काम करते हैं कि इसको अब लास्ट करते हैं। लास्ट करने का मकसद है कि अब जनरल डिपार्टमेंट का खर्चा उठा के मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को नहीं दूंगा। राउंड अप डिफरेंस ही आएगा ना, क्या बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे,
जनरल डिपार्टमेंट का 20% खर्चा जा रहा है फॉर्मिंग के पास, 60% खर्चा जा रहा है मशीन्स के पास, 10% खर्चा जा रहा है असेंबली के पास और 10% जा रहा है मेंटेनेंस के पास। तो 20 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 10 बन रहे 100। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 60। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेजेस। लेकिन अब हम इसको परसेंट नहीं निकालेंगे, फीसद नहीं निकालेंगे, 100 पे नहीं निकालेंगे, लेकिन फी 90 निकालेंगे। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस का जो बेस है उसको हम खत्म कर देंगे। अब आपने क्या करना है, 49.75 को डिवाइडेड बाय करें 90, नॉट बाय 100, डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई कर दे 20 से। सही हो गया। तो 49.75 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 60 नाउ 33। 33.16 या 33.2 कर देते हैं। 49.75 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 5.5 ओके। और अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 करता था तो फिर मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर थे वो भी 20, 60, 10 और 10 होने चाहिए थे, लेकिन मैंने एक का बेस ही हटा दिया। तो मैंने डिवाइडेड बाय 90 किया, मल्टीप्लाई बाय 90 कर दिया। दिस इज हाउ द रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वर्क्स। सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट लाइक हमें कोई 100 बार करना पड़ेगा या 10 बार करना पड़ेगा। आप 3-4 बार भी स्टेप को रिपीट करेंगे ना तो हम डबल डिजिट तक पहुंच जाएंगे और किसी को वहीं दफन कर देना है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स खाली हैं। टोटल करते हैं फॉर्मिंग को, मशीनिंग को, एंड असेंबली को। 13,000 यस। वैसे जो जनरल की हम टेबल देखें, जनरल का 20% जा रहा है फॉर्मिंग को, 60% जा रहा है मशीनिंग को, 10% असेंबली को और 10% मेंटेनेंस को। हम कहते हैं भाई मेंटेनेंस को देना ही नहीं, मेंटेनेंस को देना ही नहीं, मेंटेनेंस को हिस्सा ही नहीं देना। तो हमने उसका 10% हटा दिया। वैसे अगर आप 20 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 10 करें तो कितना बनेगा 100। मैं कह रहा हूं 20 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 10 100। उसमें से मैंने 10 हटा दिया, मैंने कहा मेंटेनेंस को नहीं देना आप। तो बाकी खाने वाले लोग हो गए 3। लेट्स से अगर एक बिल है जो 4 दोस्तों में तकसीम होना हो, लेकिन एक दोस्त कहता है आपने खुद देखा मैंने कुछ खाया, मैं तो ऐसे ही बैठा आपको देख रहा हूं, बस मुझे खुशी हो रही है। और हम कहते हैं कि चलो ठीक है इसके ऊपर बिल डिवाइड नहीं करते। तो जब बिल डिवाइड नहीं करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 तो नहीं करेंगे ना, अब हम डिवाइड बाय 3 करेंगे। एक को क्यों घटाया, क्योंकि उसको बिल देना ही नहीं है। सही है। तो सिमिलरली 20, 60, 10, 10 में से जो आखिरी वाला है उनको तो उसको तो मैंने बिल देना ही नहीं है, तो उसको मैंने बेस से हटा दिया। अब डिवाइड होगा 3 पे, कौन से 20 प्लस 60 प्लस 10। ठीक है। जिस तरह कल मैंने खाने का बिल तकसीम करने का एक फॉर्मूला सजेस्ट किया था कि चारों दोस्तों का वजन करवा लेते हैं, क्योंकि अगर हम डच सिस्टम चलते हैं तो जो डाइट कॉन्शियस बंदा है वो जरूर सोचता है कि पता नहीं सदियों के भूखे आ गए, खा रहे हैं रच के, चाय के ऊपर कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे, ऊपर से मीठा भी खाना है। आप तो खाते जा रहे हो, लेकिन उसको पता है कि इसका बिल का एक हिस्सा मुझे भी भरना है। मैं फजूल में घर से खा के आया, अम्मी भी तो समझती नहीं है ना, निकाल देती है खिला पिला के कि बाहर का खाओगे बीमार पड़ जाओगे, बिल भर रहा हूं वो नहीं देख रही। तो आप लोग जितना भी खाए जा रहे हैं वो चौथा बंदा जरूर इस बात को देख रहा है कि बिल तो मुझे भरना पड़ रहा है ना।
तो ये अमेरिकन सिस्टम है ही गलत, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो अब हमने क्या कहा था कि अगर के हर कोई अपना अपना आइटम मंगवाता है तो बिलिंग बड़ी आसान हो जाएगी। कोई कहता है कि मैं मिर्ची 360 पे जाके रोल खाऊंगा, तो देख लेंगे कि भाई इसने मायो गार्लिक खाए थे, चटनी रोल खाए थे। कोई बोलेगा चाउमीन खाऊंगा, कोई बोलता है मैं ब्रोस्ट खाऊंगा, कोई कहता है जिंगर खाऊंगा। मसला ही वाला है भाई, जिसने जो मंगवाया वो उसका बिल भरे। लेकिन अगर कढ़ाई मंगवा ली फुल, तो जो नहीं खा रहा तकसीम तो उसमें भी बराबर हो रहा है ना। तो मैंने तजवीज क्या दी थी कि हम चारों दोस्तों का वजन करवा लेते हैं। तो अगर एक बंदा है 90 किलो का, दूसरा 80 का है, तीसरा 70 का है, चौथा 60 का है। अब ये हम एक प्रेजम्पशन है जो हम हमेशा सोचते हैं कि किसी का वजन ज्यादा है मतलब खाता ज्यादा होगा। फुजूल में बदनाम है हम, सही है ना, खाते इतना है नहीं, लगता ज्यादा है। लेकिन सो वी कैन एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला कि हम चारों दोस्तों का वजन प्लस कर लेते हैं, बिल को वजन से डिवाइड कर लेते हैं, और जिसका जितना वजन होगा उसको उसे मल्टीप्लाई करके जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा बिल दे ही नहीं रहा तो उसके वजन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रखने की जरूरत ही कोई नहीं ना। तो मैंने उसको 90 इस वजह से रखा क्योंकि 10 जो मेंटेनेंस का है उसको तो मैं दे ही नहीं रहा बिल, तो बाकी तकसीम होगा किस पे, 20, 60 एंड 10 पे। इस वजह से 90 रखा। बात समझ में आई है? यस। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, यस ऐसा होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। हाँ, और आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक ये इमटेरियल अमाउंट नहीं हो जाता। हाँ, अब मैं जरूरी नहीं कह रहा कि इसको डबल डिजिट में ही लेके आए, लेकिन अगर बिलियंस की फिगर है वो अगर थाउजेंड्स में भी आ गई तो भी इमटेरियल है। मटेरियलिटी लेवल हम कैसे निकालते हैं? एज अ परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर करोड़ रुपए के आगे 1000 रुपए भी बच गए तो हम 1000 रुपए को उड़ा देंगे, सही है। और एग्जामिनर हमें हमारी अप्रोच देखेगा कि इसको आता है नहीं आता। फुजूल टाइम वेस्ट करने के मार्क्स वो हमें भी नहीं देगा, क्योंकि अगर सेम स्टेप हम रिपीट किए जा रहे हैं तो उसको भी पता है कि वो अपना टाइम भी वेस्ट करे और एग्जामिनर के ऊपर जिम्मेदारी है मार्क्स देने की, क्योंकि टाइम तो खराब करेगा ना वो क्वेश्चन, तो एग्जामिनर कभी तो उसको इतना लेंदी करेगा ही नहीं। लेकिन योर पॉइंट इज वैलिड कि अगर फिगर्स मिलियन एंड बिलियंस में है तो नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसको फिर डबल डिजिट तक 10 में लाने की जरूरत भी नहीं, उसको आप हजारों या सैकड़ों में उड़ा देना। ओके, मशीनिंग का खर्चा कितना बताया? 28,060 सेवनिंग कर दे, सही है। एंड देन देयर इज असेंबली, नहीं सुनने में, 9,000 ये खर्चे बजटेड नहीं है, ये खर्चे एक्चुअल है। एग्जाम क्वेश्चन जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं करवाऊं, लॉजिक्स मैं करवाऊं, पास्ट पेपर आपके हाथ में ऐसे दे दूं जैसे आपके एग्जाम में सवाल आ गया। ठीक है, करेगा क्या, वो आपको एक प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बता देगा। वो ये बताएगा कि जो फॉर्मिंग का खर्चा है वो बिलफर्स 240 रुपए पर मशीन आर के हिसाब से एब्जॉर्ब किया जाता है। मशीनिंग का खर्चा 110, 120, 125 के हिसाब से एब्जॉर्ब किया जाता है। यूं आपको तीनों डिपार्टमेंट्स के वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स बता देगा, और साथ में आपको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बता देगा। तो आपने क्या किया, फॉर्मिंग के OAR को फॉर्मिंग के एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया एब्जॉर्ब्ड, और ये फॉर्मिंग का एक्चुअल है। द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्चुअल, सही है, एंड दैट एब्जॉर्ब्ड इज अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा तरीका, एक हमने किया इसको बाय मींस ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा हम यही अप्रोच कर सकते हैं बाय मींस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व करने आती है, याद है, याद है, कर लेते हैं अभी। उसमें हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट हटाऊंगा, रीअपोर्शनमेंट वाला, सही है, उड़ा दूं,
फोटो खींच लो पहले जी। हाँ अगर वो हम हटा दें तो वो भी 90% बनता है, पर अगर वो जनरल में जो है 49.7% बच रहा है तो उस वजह से हमने जनरल के 10% मेंटेनेंस 10% को हटाया ताकि 90 बने। आप यूं भी कर सकते थे, मिसाल है यहां पे मैंने पहला जो स्टेप रखा है वो मेंटेनेंस का रखा है। आप ऐसा करते, पहले जनरल रख लेते, फिर मेंटेनेंस रख लेते, फिर जनरल रखते, सही है। तो मेंटेनेंस के पास कुछ अमाउंट बच जाता, जिस तरह अभी जनरल के पास कुछ बचा है वहां मेंटेनेंस के पास कुछ बच जाता। फिर आप क्या करते, जो मेंटेनेंस वाले 20 50 20 10 है उसमें से जो जनरल वाले 10 है उसको आप हटा देते। तो ये आपकी मर्जी है, सीक्वेंस आप कहीं से भी शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ सवालों में क्या होगा, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज दे रहा होगा, लेकिन पलट के दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट की सर्विसेज नहीं ले रहा होगा। जिस तरह हमने कल स्वथटॉन में किया था, उसमें आप गलत स्टेप रखोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा फजूल का। तो पहले आपने अगर जनरल सर्विस के खर्चे मेंटेनेंस को देने हैं और मेंटेनेंस का खर्चा जनरल को नहीं देना, तो पहले आप मेंटेनेंस को खर्चा देके फिर तकसीम करेंगे ना, तो एक ही स्टेप में आजाद हो जाएंगे। सिर्फ इस बात का ख्याल करना है। लेकिन अगर रिपीटेड है तो फिर आप कोई सा भी स्टेप पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें हम इक्वेशन बनाते हैं पहले। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का अपना खर्चा है 6750। ये तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का है। उसके अलावा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जनरल डिपार्टमेंट का 10% भी भरना है, सही है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कितना खर्चा भरेगा, एम यानी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इक्वल्स टू खर्चा कितना भरेगा 6750 जो उसका अपना है, प्लस 10% ऑफ जनरल। 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं ना। और जनरल डिपार्टमेंट कितना खर्चा भरेगा 4300 जो उसका अपना है, प्लस 10% ऑफ मेंटेनेंस। इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे एम और जी की वैल्यू बताएं। एम का ठीक है 5000 025 यस आप बताएं अपना। ठीक है 7009 याद है, साइमल्टेनियस नहीं आ रहा याद। इक्वेशन डाल दें, देखो इजी कर देना आप। m इक्वल्स टू 6750 प्लस 0.1 g। ये वाली जो इक्वेशन है वो आप इस जगह पे पुट कर दें, ठीक है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और m की वैल्यू आ गई तो फिर g की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, मसला नहीं है। अगर कैलकुलेटर पे शॉर्टकट मान लेते तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप डिटेल सॉल्यूशन करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5097.8 सॉल्व किया आपने पूरा। ललित आपका क्या है पहला वाला?
पहला वाला, पहला वाला पहला वाला कैलकुलेटर है, उससे किया है ना सॉल्व, पहला वाला सही है भाई। कोई वोट नहीं दे रहा आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। यस हाँ हाँ, नहीं m इक्वल टू 0.1, m कैसे हो गया? नहीं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ g को, g की जगह पे अगर हम ये पुट कर लेते हैं, सही है। सो दिस वुड बी, हाँ दिस वुड बी 4300 प्लस 0.1 m। सो 0.1 इंटू 0.1 0.01 आ जाएगा, एंड हम इक्वल के उस पार लेके जाएंगे इसको 0.99 0.99, हाँ हाँ, क्योंकि ये 0.1 इंटू 0.1 होगा, तो दैट वुड बी 1%, 0.01 एक्चुअली। हाँ हो गया, सॉल्व हुआ? नहीं, कहा था ना QMT याद रखनी है। कितनी आ रही है? 7252, हाँ ठीक है, यस 7252, ठीक है, यही है। साइमल्टेनियस, रेसिप्रोकल मेथड के हैं या साइमल्टेनियस के हैं, बात एक ही है। 7252.5 आ रहा है आपका, ठीक है, चलो 0.5 लिख देते हैं। और उसमें कितना है? 5025.25, ठीक है, सही है, 2 डिजिट्स में रखते हैं। तो हम दूसरा वाला आंसर छोड़ रहे हैं आप। चलो, कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हम सिंस वी हैव गॉट द वैल्यूज डायरेक्टली, मेंटेनेंस का आंसर हमारा आया है 7252। हम मेंटेनेंस से डायरेक्टली जाके माइनस करेंगे 7252.5, और जनरल से हम डायरेक्टली जाके माइनस करेंगे 5025.25। मेंटेनेंस का की वैल्यू आई है कितनी? 7252.5। इसका फॉर्मिंग कितना भरेगा? 20%। इसका 20% फॉर्मिंग को दे। 7252.5 का 20% 1450, ठीक है। 7252.5 का 50% 3026.25। 7252.5 का 20% 14, एंड 7252.5 का 10%, ठीक है। और जनरल की वैल्यू आई है 5025.25। इसका 20% फॉर्मिंग को दे दे 1000.02, चलो उड़ा देते हैं, ठीक है। 5025.25 का 60% 3000, एंड 5025.25 का 10%, सॉरी 502.52, ठीक है। अब टोटल करें,
13,000 705 28,000 point 9,000 37 ठीक है .02 ठीक है प्लस माइनस 0 प्लस माइनस पहले हमारा आंसर कितना था आपने फोटो खींची थी ना इसकी या किसी ने लिखा हो सही था सेम था कोई राउंड अप डिफरेंस आया तो अलग बात है सही है और वो हमारा 0 हो गया तो इसको हम साइमल्टेनियस भी कहते हैं या रेसिप्रोकल मेथड भी कहते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे हम पहले इक्वेशंस बनाएंगे और उस इक्वेशंस के बेसिस पे हम उसको डायरेक्टली डिवाइड मार देंगे एग्जाम में अब तक जहां तक मुझे याद आता है कभी भी पूछा नहीं है ये लेकिन दिस इज अ वे सही है जिस तरीके से ये काम किया जा सकता है कल हमने जो क्वेश्चन किया था 4.1 उसके बिल्कुल बॉटम पे अगर आप आ जाएं तो यू कैन फाइंड एमसीक्यू द फॉलोइंग डेटा relate to 1 year in department A. Budgeted machine hours इस साल में 25,000 थे actual machine hours 21,875 चले हैं budgeted overheads $350,000 थे and actual overheads 350,000 ही हुए हैं जितने के budgeted थे based on the data above What is machine hour absorption rate as conventionally calculated? अगर हम OAR निकालें overhead absorption rate तो वो कितना होगा? How do we calculate overhead absorption rate? Is budgeted fixed production overhead divided by budgeted level of activity. So budgeted overheads कितने हैं? 350,000. And how much is budgeted level of activity? 25,000. So 350,000 divided by 25,000 14 this is our OAR एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना होगा एक्चुअल मशीन आवर से which were 21,875 ये हो जाएंगे एब्जॉर्ब फिर एब्जॉर्ब को कंपेयर किससे किया जाता है एक्चुअल से जो क्या आता है अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब वाला पार्ट होगा वो इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा बनेगा इन्वेंट्री सेल होगी तो खर्चा नहीं बिकेगी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री लेकिन जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होगा वो कभी भी इन्वेंट्री वैल्यू का हिस्सा नहीं बन सकता वो सीधा सीधा रास्ता नापेगा प्रॉफिट और लॉस का ठीक है ये हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स खत्म हुए अभी हमने इसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई है ठीक है तो पहले अगले स्टेप में जो इसके ऊपर पास्ट पेपर्स हैं मैं आपसे वो अटेम्प्ट करवाऊंगा ड्यूरिंग अवर क्लासेस मैं देखता हूं कि आपको इंडिविजुअली कितना समझ में आता है बी वेरी फेयर विद योरसेल्फ नहीं समझ में आता आगे आ जाए ठीक है अगर यहां आप क्लास में कहेंगे हाँ सर हो गया मेरे सामने अच्छे बनने का फायदा कोई भी नहीं है पेपर के मार्क्स तो मेरे हाथ में एक भी नहीं है तो मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है क्लास के सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है इनमें से किसी के पास भी आपका एक मार्क नहीं है जिसके पास 100 के 100 है हमें उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा तो इंडिविजुअली आप हर कोई किसी को ऐसे आंख मुड़ के भी नहीं देखना है वो क्वेश्चन करते वक्त जैसा भी होगा आपका होगा गलत होगा सही होगा आपका होगा हम अपने आप को जज करेंगे तो कल नेक्स्ट क्लास जो भी है उसमें हम अटेम्प्ट करेंगे इसके कुछ पास्ट पेपर्स जब मुझे यहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा और आई वुड बी कंफर्टेबल विद दिस कि आप सब अच्छे हो इसमें तो मैं फिर इसकी इनकम स्टेटमेंट एंड देन हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ मूव करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच एंड वील इंशाल्लाह बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास देन बेस्ट ऑफ लक